हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो भाई, बढ़िया ही होंगे आप। तो मोदी जी आए थे और नेक्स्ट लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो लॉकडाउन नहीं, ये अनलॉकडाउन है ना। तो अब 30 जून तक तो कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, और बेहतर ही है। घर पे रहकर आप पढ़ाई करें। जो परेशानी हो रही है वो धीरे धीरे हम लोग ख़त्म कर लेंगे सब कुछ। फिर ऑफलाइन आएंगे तो एकदम जोर धमाकेदार स्टार्ट करेंगे। फाइन। तो आज हम लोग नेक्स्ट एक अलग चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे। जल्दी से आप लोग को हमने लास्ट चैप्टर का होमवर्क दिया है, आप जल्दी से करके सबमिट करें, तभी आप ये नया चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, तो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो है वेब ऑप्टिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट 11th और 12th, इनफैक्ट 12th में अगर सबसे ज़्यादा वेटेज अगर दिया जाता है किसी चैप्टर को तो वो है वेब ऑप्टिक्स। चाहे किसी भी बेसिस पे आप चेक कर लें, एनालिसिस आप किसी भी मेजरमेंट के अनुसार जाएं, अगर जेईई मेंस के आप से जाते हैं तो भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाला चैप्टर से है। नीट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है। बोर्ड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले वाला चैप्टर है। और सबसे अच्छी बात है कि ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन जितना सा भी है बहुत अंडरस्टैंडिंग है और बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, एकदम बहुत अच्छे से विजुअलाइज करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस में बताया हुआ था कि आप वेव, साउंड वेव कुछ कुछ पढ़ के आएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो आपने कुछ कुछ पढ़ लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ओके। तो वेव ऑप्टिक्स में आज हम कुछ ऐसी कहानी बताने वाले हैं आप, जो कि ये हम लोगों हमारे आपके बीच की कहानी नहीं, हमारे आपके बीच की कहानी से ही रिलेटेड है। और ये है साइंटिस्ट लोगों की कहानी। आज साइंटिस्ट लोगों की एक कहानी सुनेंगे, जो हम लोग उसके बारे में, उन लोगों की कहानी भी तो हमारे लिए एक एजुकेशन ही होता है। तो जो हम पढ़ेंगे ये सिलेबस में है, इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, हिस्ट्री। ठीक है, और अगर इससे क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाए तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि पूरे चैप्टर्स में ये बहुत नॉलेज देता है, ये बहुत नॉलेज देता है हमें लाइट के बारे में। ठीक है, तो नॉलेज के लिए भी ये जो आज का लेक्चर है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिस्टम आप समझेंगे, एक तरीका समझेंगे आप, ये कहाँ से आया, किस तरह से हुआ। ठीक है, तो हम जानते हैं आज हिस्ट्री। बच्चों ये कुछ बात मैं बता रहा हूं कि 16th सेंचुरी की। ठीक है, 1600 ईस्वी में ऑलमोस्ट, उस समय जो जन्म ले रहा था बंदा, उससे पहले जो जन्म ले रहा था, तो वो सब कोई समझता था कि भाई ये कुछ समझता नहीं था साइंटिस्ट, वो बस एज यूजुअल लाइफ को चला रहा था। लेकिन 16वीं ईस्वी में एक ऐसा बंदा जन्म लिया, एक ऐसा लड़का जन्म लिया जिसने बिल्कुल से नेचुरल फिनोमेना को बदल डाला। उसके बारे में एनालिसिस करते हुए उसने सब कुछ बदल डाला, और वो कोई और नहीं, न्यूटन साहब थे। ठीक है, तो न्यूटन साहब एक ऐसे स्टूडेंट रहे अपने जीवन में, या ऐसे वो पर्सनालिटी रहे जिनके जहन में कई क्वेश्चंस उठते थे। और क्वेश्चन तो वैसे हम लोग के जीवन, हम लोग को भी उठता है, लेकिन क्या होता है कि हम उसके पीछे नहीं, समय के साथ साथ हम क्वेश्चंस को भूल जाते हैं और किसी ना किसी तरह व्यस्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं उसे। लेकिन न्यूटन साहब, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चंस आने लगा, और न्यूटन साहब का आने वाला कल या अभी वाला समय या बीता हुआ कल जो भी है, हमेशा के लिए याद रखेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ढेर सारी चीज़ों पर रिसर्च किया। राइट। तो उसी रिसर्च में एक पार्ट आता है लाइट। तो सबसे पहले लाइट क्या है, आज हम लोग हिस्ट्री जानेंगे, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स तो अभी आया ही नहीं है, बस वेव ऑप्टिक्स का हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री से पहले हम आपको लाइट के बारे में थोड़ा बताते हैं साइंटिस्ट लोगों के बीच। हाँ, एक चीज, हम लोगों में जलनशीलता की भावना हो ना हो, ईर्ष्या वैर हो ना हो, लेकिन साइंटिस्ट लोगों में बहुत था। लेकिन उन लोगों में जो था वो आपस में मेहनत करके वो कुछ रिजल्ट देते थे। राइट, लेकिन कंपटीशन उनमें ज़्यादा था। ठीक है, मैं दूं, तो मैं की भावना ही ज़्यादा थी उसमें। ठीक है, तो आज हम लोग लाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
ठीक है, ये जो लाइट आ रही है कहीं से भी लाइट, और आप जानते हैं कि लाइट, बिना लाइट का कोई भी चीज विजुअल नहीं होता है। कोई चीज दिख रहा है तो लाइट है। अगर किसी ने एक कोई सवाल पूछा था कि व्हाट इज लाइट, ठीक है, तो नहीं पूछा था व्हाट इज डार्कनेस, तो एक जवाब आया था कि एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। मतलब जब तक लाइट है तो चीजें दिखाई देंगी, अगर लाइट नहीं है तो चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो साइंस के टर्म में, फिजिक्स के टर्म में अगर लाइट को हम पूछें तो लाइट को कहते हैं, हम सारे लोग जानते हैं, 9th 10th में पढ़े हुए हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation to see an object। जब किसी ऑब्जेक्ट को देखने की क्षमता, अनुभूति दे, वो लाइट कहलाता है। ये अब तक हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। अब आपको क्लास 12th में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है। डोंट वरी, एवरीथिंग आप पूछेंगे, पढ़ेंगे, और आज तो आई थिंक कि बहुत कुछ जानने वाले हैं आप लाइट के बारे में, राइट? ओके, तो लाइट क्या है? लाइट क्या है, ये तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो लाइट सबसे पहले जाना, जो जवाब आया वो लाइट इज ए एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन टू सी एन ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, लाइट हम शॉर्ट में, काफी शॉर्ट में बताएंगे, डिटेल्स में तो बता नहीं सकते क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये अगर हम लोग ऑफलाइन क्लास में रहते, क्लासरूम प्रोग्राम में रहते, तो हम आपको बहुत अच्छे से हिस्ट्री सुनाते, बहुत अच्छी कहानी थी, ठीक है। फिर कभी सुनाएंगे यार, मिलेंगे तो, राइट? ओके, लाइट के बारे में, एनर्जी, ये तो हो गया कि लाइट एक एनर्जी है। ओके, अब इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना। लाइट के बारे में अगर हम डिटेल्स में पढ़ते हैं तो वो ब्रांच, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें लाइट के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्टिक्स। Optics is a branch of physics in which we discuss vastly about light. What is light? What is the nature of light? And everything, phenomena of light. All these things related with light we discuss in the part of physics which is known as optics. तो ऑप्टिक्स में हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑप्टो मतलब लाइट होता है ना, उसी का ऑप्टिक्स मतलब एक ऐसा ब्रांच जो लाइट के बारे में, जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, राइट। अब जब लाइट, व्हाट इज लाइट का जवाब आ गया, वो लाइट इज व्हाट? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तब दूसरा सवाल यहां पे उठा था, लाइट का नेचर क्या है? क्या उठा? व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट? ठीक है, लाइट का नेचर क्या है? लाइट के नेचर, दूसरा सवाल ऐसे पहले बताऊं कि पहले ये आया था, व्हाट इज व्हाइट लाइट? क्या व्हाइट लाइट क्या है? व्हाइट लाइट क्या है? ठीक है, तो व्हाइट लाइट के बारे में जवाब जब आया कि व्हाइट लाइट क्या है, तो इसका भी जवाब सबसे पहले जो साइंटिस्ट दिए थे उनको थे बाबा। कौन बाबा? न्यूटन बाबा, राइट। सबसे पहले न्यूटन बाबा ने ही इसका जवाब दिया कि लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर, राइट। तो 7 डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन होता है व्हाइट लाइट। ये जवाब भी न्यूटन साहब ने दिए। तो इस जवाब से सेटिस्फैक्शन, और इन्होंने एक बाय एक्सपेरिमेंट भी दिखाया, लोगों को बताया और लोग जान गए। ऐसे भी न्यूटन साहब का बोलना ही सही था, मतलब न्यूटन साहब जवाब बोले तो वो सही है, उसको वो गलत नहीं हो सकता। इस तरह के पर्सनालिटी थे न्यूटन साहब, ठीक है। ये तो फील आता ही है हम लोगों को कि न्यूटन साहब तो वही जो बोल दिए वो होगा, राइट। ओके, तो व्हाइट लाइट का जवाब जब आ गया था तो दूसरा सवाल आया था यहां पे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। ये सवाल आया, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। अब जैसे ही ये नेचर की बात आई ना यार, मत पूछो, साइंटिस्ट लोगों में एक गजब का रिवॉल्यूशन आया, क्योंकि नेचर, लाइट के नेचर का जवाब देना बहुत आसान नहीं था। और इसे जवाब पाते पाते आई थिंक कि 350 ईयर्स गुजर गए, लेकिन लोगों ने नेचर ऑफ लाइट को नहीं बता पाया, ठीक है। आज हम जानेंगे वो हिस्ट्री, हम लोग वो जर्नी आज जानेंगे। तो नेचर ऑफ लाइट का, 2 नेचर के बारे में ये कंट्रोवर्सी चल रहा था, और ऐसा वैसे नहीं, भयानक का कंट्रोवर्सी था। तो इसमें
कंट्रोवर्सी जब भी चलता है ना तो दो पार्ट में होता है, दो टीम होती है। अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस की बात होती है, राइट। बीजेपी वाले कांग्रेस पर कमेंट कसते हैं और ये वाले उसकी फिरकी लेते हैं, तो इस तरह की बातें चलती है, राजनीति है, चलते ही रहेंगी। तो यहां पे नेचर के बारे में भी, दो नेचर के बारे में, लाइट के बारे में लोग जानना चाहते थे। एक था लाइट पार्टिकल है, एक था पार्टिकल है, हम सारी चीजें जानेंगे। एक टीम था जिसने जो कि कह रहे थे कि लाइट पार्टिकल नेचर है, और दूसरी टीम थी जो कह रहे थे कि लाइट वेव नेचर है। लाइट पार्टिकल नेचर है और दूसरी तरफ दूसरी टीम कह रहे थे लाइट वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर को कहने वाले साइंटिस्ट, नाम नहीं बताएंगे, बस जान लो, अगर ये पार्टिकल है तो ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ऑब्वियसली आप इसे पार्टिकल मानते हैं तो इसे आप थ्रो कीजिए तो ये स्ट्रेट जाएगा या ऐसे ऐसे करके जाएगा, बताइए, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन, तो इसका प्रोपेगेशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब चलना, क्या? प्रोपेगेशन मतलब चलना। तो स्ट्रेट लाइन में अगर लाइट पार्टिकल है तो ये स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करेगा, एकदम दिमाग में ये रखना है, राइट। लेकिन अगर ये वेव है, लाइट अगर वेव है तो वो यूं कुछ साइनोसॉइडल या कॉसोइडल में चलेगा, कुछ यूं ऐसे ऐसे करके स्नेक की तरह चलेगा ये, राइट। तो इसमें और इसमें कंट्रोवर्सी चला, राइट। तो अगर लाइट पार्टिकल है, इसको अब यहां हम लिखेंगे, लाइट अगर पार्टिकल है मतलब स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ओके, यहां पे लिखते हैं बच्चों इसको, लाइट अगर पार्टिकल है तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अगर स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल है तो पार्टिकल को यूं बॉल मान लो, तो ये बॉल है बच्चों, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, और ये किसी सरफेस पे टकराएगा तो क्या होगा? फिर से ये क्या होगा? बाउंस बैक हो जाएगा, मतलब यूं आया और यूं चला गया। तो एक चीज तो क्लियर है कि लाइट अगर है तो ये रिफ्लेक्शन प्रूफ करेगा। हाँ, लाइट अगर पार्टिकल है तो रिफ्लेक्शन होगा। दूसरी बात, लाइट, अब कोई चीज सरफेस अगर यहां पे मान लो वीक सरफेस पड़ा हुआ है, तो यहां पे अगर पार्टिकल आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, तो ये पेनिट्रेट भी कर जाएगा और कुछ रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो पेनिट्रेट कर जाएगा, मतलब पेनिट्रेट करने को कहते हैं क्या? रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन का फिनोमिना भी पार्टिकल नेचर, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला भी पार्टिकल नेचर ने प्रूफ कर दिया, राइट। ओके, तो जैसे आप, कोई कुदाल होता है ना, कुदाल को आप जैसे ऐसे मारते हैं तो क्या होता है? वो धरती के नीचे चला जाता है, उसी तरह पेनिट्रेट कर जाता है ये, राइट। ओके, तो ये हो जाता है लाइट, मतलब पार्टिकल है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला मतलब फिनोमेना प्रूफ हो जाता है। ओके, अगर वेव है तो ये प्रूफ नहीं होगा, राइट। ओके, तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो बच्चों, जब लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करता है तो ये पार्टिकल और वेव है तो ये ऐसे प्रोपेगेट करेगा, ठीक है। तो यहां पे जब स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेशन होता है तो ये कहलाता है, तो यहां पे बनता है शैडो। क्या बनता है? शैडो। शैडो मतलब छाया, ठीक है, छाया बनता है शैडो। तो इसे एक और तरीके से जानते हैं हम, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दो पार्ट में, ये ऑप्टिक्स ये होगा फिनोमेना ऑफ स्टडी ऑफ लाइट ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स को दो पार्ट में, एक स्ट्रेट लाइन पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। पार्टिकल नेचर को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहेंगे, राइट। और इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और ये अभी भी वेव ऑप्टिक्स ही है, वेव ऑप्टिक्स ही है, राइट। ओके, तो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन तो सीधी चलती है, सीधी रेखा। लाइट मतलब क्या? लाइट मतलब लाइट, किरण, राइट। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, पार्टिकल है, तो स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन होगा, राइट। अगर स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेशन होगा तो ये सीधी रेखा में गमन करेंगी, मतलब चलेगी,
सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन इसीलिए इसको कहते हैं रे, क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट इन स्ट्रेट लाइन इज रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में क्या बनेगा, शैडो बनेगा, और शैडो को बनेगा इसलिए इसे एक और नाम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, राइट। दूसरा, लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा तो ऐसे ऐसे चलेगा, और ऐसे ऐसे चलेगा तो क्या कहलाएगा, वेव ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं। ये तरीका है समझाने का बच्चों। आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, हाँ लिख भी लेते हैं तो अच्छी बात है, राइट। तो ऑप्टिक्स मेनली दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है अब तक। तो ऑप्टिक्स इज व्हाट, ऑप्टिक्स इज व्हाट, ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट, राइट। इज ऑप्टिक्स लाइट का नेचर, दो पार्टिकल, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर होता है। लाइट का दो नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। पार्टिकल नेचर को हम कहते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करता है। दूसरा, इसे रे ऑप्टिक्स कहते हैं, स्टडी ऑफ लाइट इन स्ट्रेट लाइन, रे ऑप्टिक्स। और ये कैसे इन साइनोसोडल या कॉसोसोडल ये मूव करेगा, प्रोपेगेट करेगा। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ, ऐसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, ओके। तो ये रे ऑप्टिक्स हो गया, और ये हो गया क्या, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग ये जो वेव ऑप्टिक्स लाए हैं कहां से लाए हैं। वेव ऑप्टिक्स लाए हैं, ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं उसके नेचर के बेसिस पर, एक स्ट्रेट लाइन का और एक वेव नेचर का, ठीक है। तो यहां से रे ऑप्टिक्स ये पढ़ना है पहले, लेकिन इसे पढ़ाई नहीं है क्योंकि ये इंडिविजुअल है, कोई रिलेशन नहीं है ज्यादा, इसलिए हम लोग स्टार्ट किए क्या, वेव ऑप्टिक्स। तो हमारा आज का चैप्टर है क्या, वेव ऑप्टिक्स। तो अब हम कुछ पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट को बताएंगे के बारे में अभी, और कुछ जो वो साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे जिन्होंने वेव को प्रूफ करने की कोशिश किया और उनके बीच कंट्रोवर्सी चला है। तो हिस्ट्री जान रहे हैं हम लोग लाइट का, कि कैसे कौन साइंटिस्ट पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है, कौन कौन साइंटिस्ट वेव नेचर को सपोर्ट करता है, राइट। तो जानते हैं हम लोग, चले, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ठीक है, तुम लोग ठीक हो ना, बोलो ना हाँ। अरे नहीं भी है तो बस एकदम झेलते चलना है, वक्त बुरा है, ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले साइंटिस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिन्होंने लाइट के बारे में जानकारी दिया। कौन है साइंटिस्ट, बाबा, कौन, न्यूटन। तो सबसे पहले हम सपोर्ट कर रहे हैं किसको, ला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप लोगों के बीच, न्यूटन साहब ने क्या दिया था। न्यूटन सबसे पहले बताइए कि न्यूटन ने सपोर्ट किसको किया। न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल बताया। क्या बताया, पार्टिकल। और जिन न्यूटन साहब ने जिस थ्योरी में पार्टिकल, लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूफ किया, वो थ्योरी था न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी। फिर एक बार, न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी, ध्यान से सुनना फिर से, न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी। तो न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी में न्यूटन साहब ने लाइट को पार्टिकल माना है और पार्टिकल नेचर को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए सारी चीजें डिस्कस किया है न्यूटन साहब ने। हम डिस्कस करेंगे, राइट। न्यूटन साहब के बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए, तो इन्होंने पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया, और दूसरे साइंटिस्ट जो आए उनके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले ये जान लें न्यूटन साहब ने पार्टिकल नेचर को किस तरह से बताया, और क्या है न्यूटन्स का कॉर्पस्कल्स थ्योरी। ओके फाइन। तो न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी, न्यूटन ने लाइट को बोला कि लाइट जो है ना, एक छोटे छोटे पार्टिकल, एकदम वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल, छोटे पार्टिकल को, स्मॉल पार्टिकल को हम टाइनी पार्टिकल कहते हैं। न्यूटन साहब का कहना था कि ये जो लाइट है ना, कोई भी लाइट जो आ रही है, ये छोटे छोटे पार्ट का, पॉइंट का बना हुआ है, और उस छोटे छोटे पार्टिकल को हम कहते हैं कॉर्पस्कल। लाइट इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल,
विच इज नोन एज कॉर्पस्कल्स। याद हो गया होगा कि न्यूटन साहब का कहना था लाइट जो है एक छोटे छोटे पार्टिकल का बना हुआ, जिसे कहते हैं हम क्या, कॉर्पस्कल्स। ठीक है, ओके। तो इन पॉइंट्स को न्यूटन साहब के इन पॉइंट्स को हम लोग नोट करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था, लिख के नोट करेंगे। तो लाइट, सबसे पहला पॉइंट, लाइट इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल, टाइनी मतलब ये होता है वेरी स्मॉल, टाइनी पार्टिकल which are known as corpuscles, राइट। तो पहला आ गया कॉर्पस्कल्स क्या है, कॉर्पस्कल्स का डेफिनेशन आ गया। अब ये कॉर्पस्कल्स के बारे में, इस कॉर्पस्कल्स के बारे में सारा जानकारी न्यूटन साहब देंगे अभी, कि कॉर्पस्कल्स क्या है, किस तरह से होता है, सारी बातें डिटेल्स। तो अब इस कॉर्पस्कल्स के बारे में हम लोग सारा डिटेल्स जानते हैं। ठीक है, कॉर्पस्कल्स लिखते हैं और पहला कॉर्पस्कल्स क्या है। तो कॉर्पस्कल्स एक पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल है, राइट। न्यूटन साहब के थ्योरी के अनुसार, कौन सा थ्योरी, न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी के अनुसार लाइट जो है टाइनी पार्टिकल का बना हुआ है, उस टाइनी पार्टिकल को हम कहते हैं कॉर्पस्कल्स। तो कॉर्पस्कल्स का क्या क्या क्वालिटी है, स्पेसिफिकेशन है, वो जाने। कॉर्पस्कल्स जो होता है बच्चों, वो काफी इलास्टिक होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये रिजिड होता है। क्या होता है, रिजिड। कॉर्पस्कल्स इलास्टिक होता है, रिजिड होता है, साथ ही साथ एंड ये मासलेस होता है, मासलेस पार्टिकल, मतलब इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है काफी अधिक होता है, रिजिड होता है काफी, और साथ में मासलेस होता है। ये पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा कॉर्पस्कल के बारे में, भूलना नहीं है, हर कोई नोट करते चले, राइट। दूसरा, कॉर्पस्कल्स के बारे में, कॉर्पस्कल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन। दिख तो रहा है ना, जल्दी से आप नोट करते चलें। एंड इट ट्रेवल in different medium with different speed। न्यूटन साहब का कहना था कि कॉर्पस्कल्स स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और अलग अलग मीडियम में इसकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। ये पॉइंट्स है, आपको ये पॉइंट्स नोट करते चलना है। ऊपर थोड़ा सा मिटा रहा हूं बच्चों, इसके पॉइंट्स हमें नोट करना है, राइट। तो ये सारी बातें चल रहा है न्यूटन के बारे में। अभी न्यूटन साहब का चल रहा है कॉर्पस्कल्स थ्योरी। तो कॉर्पस्कल्स थ्योरी के बारे में हम सारे डिटेल्स को पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी लाइट वेव ऑप्टिक्स का। तीसरा पॉइंट न्यूटन साहब ने जो कॉर्पस्कल्स के बारे में कहा, वो क्या कहा, उन्होंने कहा जो लाइट तो बना हुआ है कॉर्पस्कल्स का, तो उन्होंने कहा स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, क्या, डेंसर मीडियम इज मोर देन, ये क्या कह दिया यार, मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेरर मीडियम। न्यूटन साहब के अनुसार लाइट का जो स्पीड है डेंसर मीडियम में वो ज्यादा है रेरर मीडियम के कंपैरिजन में। ये क्या कह दिया, ये तो गलत है अभी के समय में। अरे हम ये आज से नहीं पढ़ रहे हैं, ये जब उन्होंने बताया तो वो 300 साल पहले की बात है। मतलब डेट आप लिख सकते हैं तो लिख से कि न्यूटन साहब ने ये जो थ्योरी दिया था वो ऑलमोस्ट दिया था 16
दिख रहा होगा तो 1675 में, ये सारा 1675 की बात कर रहे हैं हम। वहां तक आप जाएं तब समझेंगे कि उन्होंने जो कहा है वो उस वक्त का सही है, अभी के समय का गलत हो जाए, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका है। ठीक है, एक साइंटिस्ट है फूकॉल्ट, उन्होंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है रेयर मीडियम से, और हम लोग अब जानते भी हैं। तो उस समय 1675 में न्यूटन साहब के अनुसार डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा थी रेयर मीडियम के कंपैरिजन में। तो तब की बात है, ये आज की बात नहीं है। यहां पे न्यूटन साहब हाँ गलत हो गए, मानता हूं, लेकिन न्यूटन साहब हैं, क्या गलत होंगे, राइट। तो ये पॉइंट्स न्यूटन साहब के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट न्यूटन साहब के अनुसार कॉर्पस्कल्स के बारे में क्या था, तो इससे पहले जो पॉइंट आया उसमें क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, राइट। नेक्स्ट है कलर। कलर को उन्होंने बताया कि ये जो डिफरेंट कलर है, ये डिफरेंट कलर क्यों है। तो हम पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर आपको समझाएंगे क्या है कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट is due to different size of corpuscles। ये ध्यान से देखिए, ये बात, ये जो डिफरेंट कलर है लाइट का, लाइट रेड, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, येलो, ये जो डिफरेंट कलर होता है लाइट का, न्यूटन्स के अनुसार क्यों होता है, क्योंकि इनके जो कॉर्पस्कल्स हैं इनका साइज जो है वो डिफरेंट होता है, इसलिए डिफरेंट कलर, मतलब डिफरेंट कलर का लाइट का कॉर्पस्कल्स जो होता है वो डिफरेंट कलर साइज का होता है, इसलिए डिफरेंट कलर दिखता है, राइट। मतलब ये कि लाइट तो टाइनी पार्टिकल का बना हुआ है, ये पॉइंट हो गया, दिख नहीं रहा होगा फिर भी है, ये हो गया, देखिए साइज बढ़ रहा है, देखो ना साइज बढ़ रहा है। तो ये जो डिफरेंट कलर है, ये डिफरेंट साइज है, तो ये ड्यू टू डिफरेंट साइज, ये डिफरेंट साइज के कारण ही, डिफरेंट कलर, क्या डिफरेंट कलर, ये डिफरेंट कलर जो होता है वो डिफरेंट साइज के कारण होता है, ये चीज, वही पॉइंट, ठीक है। डिफरेंट कलर इज ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस्कल्स। अगर मान लीजिए कि ये ऐसे ही, मान लीजिए ये जो कलर दिख रहा है येलो कलर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इससे पड़ रहा है इस पर व्हाइट लाइट पड़ रहा है, लेकिन यहां से सिर्फ वो कलर का कॉर्पस्कल्स निकल रहा है जो येलो कलर का है, येलो कलर का कॉर्पस्कल्स ही कंटिन्यूअसली इससे निकल रहा है, पड़ तो सब रहा है इस पर इंसिडेंट, लेकिन येलो कलर का सिर्फ निकल रहा है और हमारे आई तक रेटिना पर बार बार स्ट्राइक कर रहा है, इसलिए हमें ये कैसा दिख रहा है, येलो, ठीक है। कोई चीज रेड दिखेगी, कोई चीज रेड, मतलब ये ब्लू दिख रहा है, इसका मतलब क्या, इस पर सारा कलर गिर रहा है व्हाइट लाइट, लेकिन यहां से रिफ्लेक्ट सिर्फ ब्लू लाइट हो रहा है, इसलिए हमें ये कैसा कलर दिख रहा है, ब्लू। तो ये ब्लू कलर का, इसमें से जो ब्लू कलर का होगा साइज, वो साइज हमारे आंख तक आ रहा है, जो येलो का था वो येलो आ रहा था। तो ये डिफरेंट कलर जो है वो कॉर्पस्कल्स के डिफरेंट साइज के वजह से है। यस, ऐसा मेरा नहीं, न्यूटन साहब के न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी में कहना था, राइट। तो ये पॉइंट्स हो गए न्यूटन साहब के, ठीक है, ओके फाइन। आगे न्यूटन साहब ने कॉर्पस्कल्स के बारे में क्या कहा, इसे मिटाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, राइट। तो उन्होंने कहा कि क्या कहा उन्होंने कहा कि कॉर्पस्कल्स जो है, कॉर्पस्कल्स मूव with the speed of light, with the speed of light, और लाइट का स्पीड जानते हैं कितना होता है, एंड दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्यों ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि लाइट का स्पीड जो होता है बहुत अधिक होता है, कॉर्पस्कल्स का स्पीड जो होता है वो लाइट के स्पीड का होता है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला आप याद होगा, आपको साउंड वेव में हम पढ़ाए थे, इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी पढ़ाए थे ना। तो ये रिजिड बॉडी है,
काफी ज्यादा पॉइंट लिखाए थे, रिजिड होने के कारण ई का वैल्यू काफी अधिक होगा, और ये क्या है, रिजिड मोस्ट इलास्टिक है इसलिए ई का वैल्यू अधिक होगा, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि डाइल्यूट होता है इसलिए इसका वैल्यू अधिक होता है, साउंड का वेलोसिटी अधिक होता है, इसलिए ये चीज न्यूटन ने कॉर्पस्कल्स थ्योरम में लाइट का स्पीड को बताया कि ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, राइट। ओके, ये चीज हाइजेंस साहब ने भी कहा था, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। इन सब चीजों को देखते हुए न्यूटन ने जब कॉर्पस्कल्स थ्योरी को दिया, पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया, तो क्या क्या एक्सप्लेन हो गया वो चीज देखते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं और क्या क्या एक्सप्लेन हुआ ये चीज हम जानते हैं। तो न्यूटन सक्सेसफुली एक्सप्लेन इन हिज क्या, न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी, न्यूटन सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाय हिज क्या, न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी। क्या क्या उन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया क्या, सबसे पहले रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये पार्टिकल है तो रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, उन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा, अब रिफ्लेक्शन कर दिया तो भैया रिफ्रैक्शन भी उन्होंने सक्सेसफुली क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन उन्होंने, न्यूटन साहब ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया अपने न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी में। बट फेल कहां हो गए, तो फेल्योर ऑफ न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी। आप लिख सकते हैं फेल, इसे लिख सकते हैं फेल्योर ऑफ न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी। न्यूटन के कॉर्पस्कल्स थ्योरी में कहां फेल हुए, उन्होंने वो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किए इसलिए वो फेल हो गए। लाइट के इंटरफेरेंस 11th में हमने आपको थोड़ा नहीं इंटरफेरेंस पढ़ाया है, तो वो फेल हो गए इंटरफेरेंस को बताने में, वो फेल हो गए डिफ्रैक्शन को के फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में, और वो फेल हो गए लाइट के पोलराइजेशन फिनोमेना को प्रूफ करने में। ये सब कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जो लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते हैं, तो इन सब चीजों में वो फेल हो गए। न्यूटन साहब अपने कॉर्पस्कल्स थ्योरी में ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, राइट। पर न्यूटन ने जो दिया कॉर्पस्कल्स के बारे में दिया, न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी, तो ये था न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी जो कि 1675 में आ चुका था, राइट। सेम टाइम में, इसी टाइम में एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिन्होंने न्यूटन के अगेंस्ट, न्यूटन ने पार्टिकल को कहा और उसने वेव को कहा, और सेम टाइम में ये ऑलमोस्ट 1978 में जो साइंटिस्ट थे, नाम बताएंगे, 1678 में, और न्यूटन को उन्होंने काउंटर किया। बहुत बड़ी बात है, उस साइंटिस्ट को हैट्स ऑफ करते हैं हम, कि न्यूटन के अगेंस्ट कोई बोल देना छोटी बात नहीं है, बहुत गट्स चाहिए था बंदे में, और बंदे में था, और उसका नाम था, बताऊं, उनका नाम था क्या, हाइगेन। उनका नाम था हाइगेन। मैं तो उसे बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानता है, क्योंकि न्यूटन के अगेंस्ट जाकर वो एक्सप्लेन कर रहा है अगर कोई चीज, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हाइगेन साहब ने वेव थ्योरी के बारे में बताया, मतलब लाइट के वेव थ्योरी को, वेव नेचर को शो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आए क्या, हाइगेन साहब। हाइजेंस भी कुछ कहते हैं, हाइगेंस भी कहते हैं, हॉगेंस भी बहुत कहते हैं। तो हाइगेंस साहब आए, इन्होंने लाइट को पार्टिकल वेव बताया, राइट। और कैसे बताया, किस थ्योरी में बताया, थ्योरी चल रहा है हमारा, हिस्ट्री चल रहा है। तो ऑलमोस्ट 1675 में, 3 साल बाद ही हाइजेन नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने लाइट को पार्टिकल नहीं, लाइट को वेव बताया। हालांकि उस समय कोई माना नहीं, क्यों नहीं माना, क्योंकि ये भाई न्यूटन साहब का बात ही काफी है,
न्यूटन साहब का नाम ही काफ़ी था। तो कोई भी पब्लिक ये नहीं मानी, वो पार्टिकल को वेव माना ही नहीं। बेचारे इतने मेहनत करके बताया, उस समय माना ही नहीं गया, मतलब उनको क्रेडिट ही नहीं मिला। हालांकि 200 साल बाद उनको ये क्रेडिट मिला। हम बताएंगे आपको, इसलिए आज तक हाइगेंस को हम लोग पढ़ते हैं, राइट। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस साहब ने क्या कहा था लाइट के बारे में, और 200 साल बाद ये पब्लिश हुआ था बुक में। मैं बता दूं किया ये कब का, थ्योरी कब की लिखी गई थी, 1678 में ही, लेकिन 200 साल बाद ये इफेक्टिव हुआ, लोगों ने माना बाकायदा। ठीक है, क्या था ऐसा, क्या था हाइजेंस साहब का वेव थ्योरी, हम जानते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जो इसके बाद न्यूटन्स के कॉर्पस्कल्स थ्योरी के बाद जो अगले साइंटिस्ट आए जिन्होंने वेव नेचर को सपोर्ट किया, वो थे हाइगेंस साहब। क्या? हाइगेंस साहब। तो अब हम लोग पढ़ते हैं हाइगेंस साहब को। हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस ने वेव थ्योरी दी। तो उन्होंने क्या क्या वेव थ्योरी में क्या बोला, ये चीज हम लोग जानते हैं। ठीक है, हाइगेंस साहब के अनुसार लाइट जो है वो वेव है। ठीक है, और कैसा वेव है, तो ये मैकेनिकल वेव है। क्या है? मैकेनिकल वेव है। लाइट इज ए मैकेनिकल वेव अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल। बच्चों एक छोटा सा चीज हम बता देते हैं आपको, फिर हम लिखेंगे, आपको डिटेल्स में समझाएंगे। चल तो रहा है ना सब कुछ ठीक? हाँ, काफ़ी समय हो गया यार, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। होप की हिस्ट्री जो है लंबा हो जाए, लेक्चर पर छोड़ना नहीं है। हाइगेंस साहब ने कहा कि लाइट जो है वो वेव नेचर है और ये एक मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव जब है तो अगला सवाल ये था कि मैकेनिकल वेव वो वेव होता है जिनको प्रोपेगेशंस के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने कहा हाँ है, एक हाइपोथेटिकल मीडियम है पूरी यूनिवर्स में फैला हुआ, ईथर का, और यहीं पे वो गलत हो गए। उनके अनुसार लाइट मैकेनिकल वेव है और एक हाइपोथेटिकल मीडियम पूरी यूनिवर्स में फैला हुआ है जिसमें वो प्रोपेगेट करता है, राइट। तो ये गलत हो गया। उनका ये चीज़ ऐसा इधर उधर प्रैक्टिकली देखा गया बाद में थोड़ा सा, ये कि कुछ नहीं है, कोई मीडियम हाइपोथेटिकल मीडियम नहीं है, राइट। फिर भी उनको हम क्यों पढ़ते हैं? उनको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने एक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट दी जो हमारे सिलेबस में है, और वो है वेव फ्रंट। वेव का फ्रंट। तो वेव फ्रंट के कारण, उनके प्रिंसिपल के कारण हम उनको सिलेबस में पढ़ते हैं कि क्या है वेव फ्रंट। हाइगेंस का वेव फ्रंट थ्योरी वो हम लोग जानेंगे, क्या है प्रिंसिपल वो हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल उनके सक्सेसफुली क्या एक्सप्लेन कर पाए और क्या फेल्योर रहा, क्यों हुआ, उसको हम जानते हैं। पॉइंट्स को नोट करते हैं, लिखते हैं बच्चों, ठीक है। तो लाइट, उनकी लाइट के बारे में इन्होंने क्या कहा, वेव के बारे में, वेव है तो उन्होंने कहा लाइट इज ए मैकेनिकल वेव, ठीक है। अब मैकेनिकल वेव क्या होता है, तो मैकेनिकल वेव के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं, हालांकि आप जानते हैं, नहीं जानते हैं आप जल्दी से साउंड वेव निकालें और उसमें हम सब कुछ पढ़ाए हुए हैं, आप देखें। मैकेनिकल वो वेव होता है दोज वेव विच required medium for their propagation, वो वेव जिन्हें प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है वो कहलाता है क्या, मैकेनिकल वेव, ठीक है, ओके। और उन्होंने क्या कहा, मैकेनिकल वेव है तो मीडियम की जरूरत होगी। मीडियम मतलब देयर इज ए, तो मीडियम के बारे में उन्होंने कहा देयर इज ए हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, हाइपोथेटिकल मीडियम स्प्रेड ओवर यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स में जो है एक हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर का फैला हुआ है, ठीक है। ये उनकी एक्चुअली गलती थी, ठीक है। और
जो ईथर के बारे में उन्होंने बताया, इस ईथर बारे में देयर इज ए हाइपोथेटिकल मीडियम स्प्रेड ओवर यूनिवर्स, ठीक है, एंड देयर इज ए हाइपोथेटिकल मीडियम ऑफ ईथर, यहां पे थोड़ा छूट गया, ऑफ ईथर स्प्रेडेड ओवर यूनिवर्स, ठीक है, ओके। एंड ईथर के बारे में थोड़ा बता, ईथर इज वेरी डाइल्यूट, ईथर इज वेरी डाइल्यूट एंड इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। और उन्होंने ईथर के बारे में यह भी बताया कि ईथर जो है वो काफी डाइल्यूट है एंड इलास्टिक है नेचर से, राइट, ओके। तो अब इस डाइल्यूट और इलास्टिक के कारण इसका जो वेलोसिटी है वो बहुत अधिक हो जाता है, लाइट का वेलोसिटी काफी अधिक हो जाता है, ठीक है। तो इस नेचर के कारण उन्होंने ये कहा कि ड्यू टू दिस नेचर स्पीड ऑफ लाइट is due to this nature light travels very fast in this medium, इस नेचर के कारण, डाइल्यूट और इलास्टिक होने के कारण लाइट जो है काफी ज्यादा फास्ट प्रोपेल करता है, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ, बट लेटर ऑन it is found that there is no such type of hypothetical medium, hypothetical medium of ether, and बाद में पता चला कि कोई भी ऐसा हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर का नहीं है। तो उनका सब ये क्या हुआ, खत्म। मतलब ये तो प्रूफ हो गया ऐसा कुछ है नहीं तो वेव नहीं है, राइट। और तो वो तो गलत हो गए, राइट। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ दी वो है वेव फ्रंट, ठीक है। तो वेव फ्रंट इनका हम लोग पढ़ेंगे अलग से नेक्स्ट लेक्चर में, वेव फ्रंट के बारे में। हाइजेंस को फिर से पढ़ेंगे, हाइजेंस प्रिंसिपल को, राइट। तो इन्होंने जो वेव को प्रूफ किया, तो इसके कारण लाइट को वेव जो बताया, तो इसके लिए क्या क्या उन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया और किस चीज़ में फेल्योर हो गए, ये चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक तो गलत ये हो गए कि उन्होंने कहा कि हाइपोथेटिकल मीडियम है ईथर का, जिस पर लाइट मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को चाहिए मीडियम प्रोपेगेशंस के लिए, तो ईथर का मीडियम पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, यहाँ पे ये गलत हुए। दूसरा, तो वेव नेचर को प्रूफ करने के कारण क्या क्या, बताने के कारण क्या क्या ये प्रूफ कर पाए हाइगेंस साहब, वो आप जान लीजिए। जल्दी से आप खुद बता सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया, लाइट वेव नेचर क्या क्या एक्सप्लेन कर देता है। तो हाइगेंस साहब सक्सेसफुली क्या क्या एक्सप्लेन किए, हाइगेंस सक्सेसफुली एक्सप्लेन, जल्दी बताएं। वेव है तो वेव नेचर क्या क्या एक्सप्लेन करता है। पहला, सक्सेसफुली उन्होंने इंटरफेरेंस की फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्यों होता है, ये एक्सप्लेन उन्होंने कर दिया बहुत अच्छे से। दूसरा, उन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया लाइट के डिफ्रैक्शन को, क्योंकि ये सब वेव नेचर के कारण ही प्रूव होता है। सर ये होता है क्या, आज यही चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। इंटरफेरेंस तो आप पढ़ चुके हैं 11th में, लेकिन फिर से पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे। और दूसरा क्या, डिफ्रैक्शन। तीसरा जो इन्होंने प्रूव किया, एक और चीज, एक और पॉइंट यहां पे इसके नीचे एक और पॉइंट जान लें कि लाइट जो है ना, इन्होंने लाइट के हाइगेंस के अनुसार लाइट इज
लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एक पॉइंट और नोट कर लें, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेन पॉइंट हम भूल ही गए थे बताना आपको। मेन पॉइंट है लाइट, उन्होंने लाइट को बताया क्या? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। उन्होंने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को प्रूव किया था। तो लाइट कैसा है? लॉन्गिट्यूडिनल नेचर का है। ठीक है, इसको आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो नहीं प्रूव कर पाया वो था इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और तीसरा पोलराइजेशन। ठीक है, इन्होंने ये चीज एक्सप्लेन ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए एंड फेल किसमें हुए? फेल क्या हुए? इन्होंने पोलराइजेशन को प्रूफ नहीं कर पाया। पोलराइजेशन, जबकि ये वेव से प्रूव होता है लेकिन फिर भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन लाइट का होता है ट्रांसवर्स नेचर का, और इन्होंने बोला था कि लाइट है क्या? लॉन्गिट्यूडिनल नेचर। डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट ये जान लें कि लॉन्गिट्यूडिनल का पोलराइजेशन नहीं होता है, पोलराइजेशन होता है तो सिर्फ ट्रांसवर्स, लाइट के ट्रांसवर्स नेचर का। ओके, तो पोलराइजेशन को प्रूव करने में ये फेल हो गए, तो फिर क्या फेल हुए? इन्होंने ना सक्सेसफुली रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया। यस, प्रूव करने के लिए इसने रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया। इन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी इन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया, बट फेल हो गए ये किसमें? पोलराइजेशन ऑफ लाइट में। राइट, और कुछ नहीं, बस इतना जानना है। ठीक ना? तो हाइगन्स को पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंटिस्ट के बारे में वो है मैक्सवेल साहब। आपका लंबा चल रहा है वीडियो, लेकिन थोड़ा सा वेट करें क्योंकि हम लोग खत्म ही कर लेते हैं हिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद हाइगन्स साहब के बाद इनकी जो कमी थी वो कमी थी ये कि ये अगर मैकेनिकल वेव है तो ये स्पेस में या वैक्यूम में कैसे ट्रेवल करता है। तो इस चीज का जवाब और इस कमी को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट आए। ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल साहब। क्या? मैक्सवेल साहब। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल साहब का। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ वेव। मतलब आप तो समझ ही गए होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैक्सवेल साहब ने लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट किया है। किस थ्योरी में? मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। ठीक है, इसे शॉर्ट में EMW थ्योरी भी कहा जाता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी कहा जाता है। राइट, तो हाइगन्स साहब ने कब दिया था? 1678 में, और वो एक्सप्लेन करना वो फेल हो गए थे कि लाइट वो स्पेस में या वैक्यूम में कैसे ट्रेवल करता है। उन्होंने तो कह दिया कि हाइपोथेटिकल मीडियम है ईथर का। राइट, फिर ऑलमोस्ट 1873 में, मतलब ऑलमोस्ट 200 साल बाद साइंटिस्ट आए मैक्सवेल साहब। इन्होंने कहा कि लाइट जो है ना, लाइट इज, इन्होंने जवाब दे दिया। क्या कहा इन्होंने? कि मैक्सवेल सजेस्ट इन्होंने किया लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन्होंने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कहा। हम जान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है आप भी जान ले। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होता है, ठीक है, द टाइप ऑफ वेव which propagate perpendicular to the oscillation of
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने कहा कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है, प्रोपेगेशन होता है। मतलब अगर डायग्राम से हम समझे तो यूं समझे ये कोऑर्डिनेट हो गया 3 एक्सेस हमारा। अगर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन है इस डायरेक्शन में यूं। तो लाइट जो है वो ऐसे इसकी दोनों के परपेंडिकुलर, इस दोनों के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन हो जाएगा किसका, ये डायरेक्शन होगा क्या, किसका, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब लाइट का डायरेक्शन ये हो जाएगा इनके अनुसार। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, इसलिए लाइट जो है पूरे यूनिवर्स में बड़े आराम से ट्रेवल कर सकता है। मतलब ये खत्म हो गया कि लाइट मैकेनिकल वेव है, राइट। और ये भी लोचा खत्म हो गया कि इस पे एक हाइपोथेटिकल एथर मीडियम में स्प्रेड आउट। अब तो बड़े आसानी से लोग मानने लगे अब हाइगेंस को, कि वेव नेचर को हाइगेंस सपोर्ट करने वाले पहले साइंटिस्ट थे, इसलिए लोगों में अब इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि हाँ सच में ये वेव है, राइट। इससे बीच में भी कई साइंटिस्ट आए गए, लेकिन इन लोगों, ये लोग वो साइंटिस्ट हैं, अब तक 3 साइंटिस्ट आ चुका है, न्यूटन पार्टिकल को, हाइगेंस वेव को, तीसरा मैक्सवेल साहब जिन्होंने वेव को, राइट। तो जिनका थ्योरी इफेक्टिव था, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जैसे ये चीज एक्सप्लेन किया, ठीक है, और साथ ही क्या पॉइंट्स दिया, तो ये समझाओ बच्चों, ठीक है। साथ में इन्होंने कहा कि लाइट जो है ना बच्चों, लाइट इज ए इन्होंने कहा लाइट हैज ट्रांसवर्स नेचर। लाइट जो है वो उसके पास ट्रांसवर्स नेचर है, मतलब अगर इधर लाइट प्रोपेगेट कर रहा है तो ये ऐसे 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 इसका वाइब्रेशन परपेंडिकुलर, यही ट्रांसवर्स नेचर है, ये वाइब्रेशन हो रहा है। हम पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे अच्छे से डिटेल्स में। तो ये ऐसे 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 इसका ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर जो ऑसिलेशन होता है ना, ऐसे 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 इस डायरेक्शन से उसके परपेंडिकुलर, इसी को कहते हैं ट्रांसवर्स नेचर। और ऐसे ऐसे जो होता है ना, ऐसे ऐसे आप पढ़े होंगे, याद होगा, ये से कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल नेचर, राइट। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब लाइट, इसका नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर है इस लाइट का, ठीक है। तो इसके साथ ही उन्होंने एक्सप्लेन जो किया, मैक्सवेल वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन, मैक्सवेल सक्सेसफुली एक्सप्लेन, क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया, क्या क्या उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, जल्दी से आप बताओ जल्दी से। उन्होंने क्या वेव नेचर को सपोर्ट किया था ना, तो इसे मिटाऊं, उन्होंने सक्सेसफुली वेव नेचर के साथ एक्सप्लेन कर दिया लाइट के किस नेचर फिनोमिना को, इंटरफेरेंस को, इंटरफेरेंस, लाइट के इंटरफेरेंस नेचर को उन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। ओके, दूसरा डिफ्रैक्शन को वेव है, इसलिए इन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा, अब ये तो ट्रांसवर्स नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर मतलब इन्होंने एक और चीज सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया, लाइट के पोलराइजेशन फिनोमेना को, लाइट के पोलराइजेशन फिनोमेना को भी मैक्सवेल साहब ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। और रिफ्रैक्शन तो ऑलरेडी प्रूफ हाइगेंस साहब कर ही दिए थे, ठीक है। लिखना है, लिख लीजिए, रिफ्लेक्शन तो ऑलरेडी वेव प्रूफ कर ही दिए हैं। वेव क्या, कैसे, ये आप हमारा टॉपिक भी है, सिलेबस में है, ठीक है। रिफ्रैक्शन को भी ऑलरेडी उन्होंने प्रूफ कर दिया। ये ऑलरेडी हाइगेंस साहब ने
इज ऑलरेडी हाइगेंस साहब ने प्रूफ कर चुका था पहले ही कि लाइट में रिफ्लेक्शन वेव है और वेव में रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, ऑलरेडी उन्होंने प्रूफ कर दिया है, राइट। तो ये सिलेबस में भी है 5 स्टार, इसे 5 स्टार डाल सकते हैं, 5 स्टार, ठीक है। और ये इन सिलेबस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लाइट के पोलराइजेशन को और लाइट के वेव को, ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इनके बाद पर फेल कहां हुए, सवाल है फेल कहां हुए मैक्सवेल साहब, राइट। तो मैक्सवेल साहब फेल्योर ऑफ मैक्सवेल ऐसे लिख देते हैं, EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फेल कहां हुए। ये जो अगर फेल हो गए मैक्सवेल साहब, वो कहां हुए, तो इन्होंने ना लाइट के इमिशन फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इन्होंने ये नहीं कर पाए लाइट के इमिशन फिनोमेना को एक्सप्लेन। दूसरा, नहीं कर पाए एब्जॉर्प्शन, लाइट के एब्जॉर्प्शन फिनोमेना को ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैक्सवेल साहब का, ये आप देख लिए। एक लास्ट जो साइंटिस्ट आए, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट जो साइंटिस्ट आए, उनका नाम था, साइंटिस्ट में ना आई थिंक कि 2 ही नाम सबसे ज्यादा फेमस है, एक तो आ गए, दूसरा अब आने वाले हैं, कौन होगा बताएं जल्दी से। फिजिक्स में 2 साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, हर बच्चा उसको जानता है, अब तो हर बच्चा एटम बॉम्ब बनाता है, और आइंस्टाइन के द्वारा, अरे यार नाम तो ले लिए, आइंस्टाइन साहब, राइट। तो नेक्स्ट आइंस्टाइन साहब अब एंट्री मार रहे हैं, राइट। तो आइंस्टाइन साहब ने जो एंट्री मारा, तो उसका आइंस्टाइन किस नाम से थ्योरी से, तो आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी, आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी, आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी नाम से एंट्री मारा है, ठीक है। और आइंस्टाइन से ये ऑलमोस्ट आया कब था, आई थिंक ये 1950 लेटेस्ट है, 100 साल पहले, 115 साल पहले की बात है, ठीक है। तो इन्होंने जो यूज किया ना, वो कैसे यूज किया, ये प्रूफ जो किया क्वांटम थ्योरी, ये किया उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज किया बाय यूजिंग इन्होंने जो प्लैंक्स साहब एक साइंटिस्ट थे, सब कुछ बताएंगे, ये पढ़ाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। बाय यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स साहब के क्वांटम थ्योरी को यूज करके इन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया, ठीक है। आइंस्टाइन सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, उन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया, ठीक है, कि लाइट क्या है, पार्टिकल। लेकिन हाँ, इन्होंने एक्सप्लेन बहुत कुछ कर दिया, क्या क्या कर दिया हरे कृष्णा। आइंस्टाइन साहब सक्सेसफुली एक्सप्लेन क्या क्या इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो पहला, ये जो सक्सेसफुली पार्टिकल नेचर से ऑलरेडी जो होता है रिफ्लेक्शन वो सब तो कर ही दिए, जो एक्स्ट्रा चीज इन्होंने एक्सप्लेन किए वो था क्या, पहला इमिशन, जो मैक्सवेल साहब फेल हो गए थे, इन्होंने इमिशन को बता दिया, सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। दूसरा सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया एब्जॉर्प्शन, ये भी नहीं बता पाए थे मैक्सवेल साहब, फेल हो गए थे, इन्होंने एब्जॉर्प्शन को जो नहीं दूसरे बता पाए वो अगले साइंटिस्ट आए और एब्जॉर्ब कर दिया। हम भी आएंगे, कुछ एक्सप्लेन कर देंगे जो दिक्कत होगा, राइट, ओके, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने एब्जॉर्प्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा जो इन्होंने एक्सप्लेन किया लाइट को पार्टिकल मान के, वो है इनका खुद का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये बहुत बड़ा पार्टिकल नेचर को प्रूफ करने के लिए बहुत बड़ा प्रूफ है ये,
और इस पार्टिकल नेचर के इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनफैक्ट इनको नोबेल भी मिल चुका है, नोबेल भी मिल चुका है। और आई थिंक कि नोबेल 1939 में इनको मिला था। 1939 में इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण नोबेल भी मिला। किनको? आइंस्टाइन साहब को। याद भी रखना, ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, वो PCS एग्जाम के लिए बनता है, राइट, SSC CGL वगैरह सब के लिए बनता है। तो इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट के कारण इनको न्यूटन आइंस्टाइन साहब को क्या मिला? क्या मिला बच्चों? एक नोबेल भी मिला। पर ये फेल कहाँ रहे? फेल्योर ऑफ आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी। क्या कहां फेल हो गए? ये देखिए, फेल्योर ऑफ आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी। अगर ये पार्टिकल हुआ तो ये फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्या? इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस के, लाइट के इंटरफेरेंस के नेचर को जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, राइट। दूसरा, ये फेल हो गए किसमें? लाइट के डिफ्रैक्शन को प्रूफ करने में, लाइट के पोलराइजेशन फिनोमेना को प्रूफ करने में। मतलब जो भी वेव, जिससे वेव प्रूफ होता है, वो चीज़ ये फेल हो गया एक्सप्लेन करने के लिए। तो यार बारी समस्या आ गया यार, गजब है। नहीं, लाइट अब तक प्रूफ नहीं हो पाया, 300 साल गुजर गए, अब तक प्रूफ नहीं हो पाया कि लाइट क्या है, पार्टिकल है या वेव है। मैं क्या मानूं? हम पब्लिक क्या माने? इन साइंटिस्टों की लड़ाई में हम तो समझ में नहीं आ रहा है हमें कि लाइट पार्टिकल है या वेव है, राइट। इस सब चीज़ों को एक साइंटिस्ट थे जो बहुत ध्यान से देख रहे थे, ठीक है। मतलब वो सोच रहे थे, आइंस्टाइन, न्यूटन साहब और आइंस्टाइन साहब, ये दो बड़े एकदम ब्रांड, वो बोल रहे हैं लाइट पार्टिकल है। साथ में ये छोटे छोटे साइंटिस्ट मैक्सवेल, हाइगेन, फुकॉल्ट और जो भी साइंटिस्ट आए हैं, वो बोल रहे हैं वेव है, ठीक है। एक बोल रहे हैं पार्टिकल है, एक बोल रहे हैं वेव है। न्यूटन और आइंस्टाइन गलत हो नहीं सकता, और ये लोग इतने मेहनत किए हैं, हाइगन साहब, मैक्सवेल साहब, गलत हो नहीं सकते। आखिर है क्या? तो उस साइंटिस्ट ने कह दिया कि लाइट जो है वो डुअल नेचर है। लाइट क्या है? डुअल नेचर है, ठीक है। मतलब पार्टिकल भी है और वेव भी है, डुअल नेचर है। सोचो, लाइट हैज डुअल नेचर। यहां से एक नया फिजिक्स जन्म लिया, ठीक है। यहां से एक नया फिजिक्स जन्म लिया, ठीक है। क्या? लाइट डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो हम लोग जो डुअल नेचर ऑफ लाइट है, बता दूं साइंटिस्ट कौन थे? वो साइंटिस्ट कौन थे? वो साइंटिस्ट थे कोई और नहीं, डी ब्रॉगली। कौन थे? डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली साहब को हम लोग 12th में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, राइट। 12th में डिटेल्स में पढ़ेंगे, और ये मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग इसके बारे में, लाइट के डुअल नेचर के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, पूरे मॉडर्न फिजिक्स में। मतलब डी ब्रॉगली साहब को ही पूरे पढ़ने वाले हम मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये डी ब्रॉगली साहब का लास्ट थ्योरी है लाइट के बारे में। इससे अभी तक तो कुछ नहीं आया है अपडेट्स, ठीक है। वही डुअल नेचर ही मान के हम लोग चल रहे हैं कि लाइट को के पास डुअल नेचर है, ठीक है बच्चों। ओके, ये था हिस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइजेंस के वेव फ्रंट को, इसलिए आप वेव फ्रंट पढ़ के आएंगे। थोड़ा थोड़ा वेव फ्रंट आप सबको ही पढ़ लेंगे, जो 11th के साउंड वेव में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिंसिपल देखेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रूफ देखेंगे, और वेव फ्रंट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।